पंजाब के हीरोज को याद क्यों नहीं किया जाता? स्टेट खुद पंजाब के हीरोज को, पंजाब के हीरोज के जो थॉट रहे हैं, जो स्ट्रगल रही है, जो तो जहद रही है, क्यों नहीं स्टेट अपने ऑपरेटर्स के ज़रिए, सबसे बढ़कर एजुकेशन में कोर्सेज के ज़रिए क्यों नहीं ग्लोरीफाई होने देती, क्यों नहीं उजागर करती जो पंजाब में सदियों से रेजिस्टेंस रही है, पंजाब में जो बैरूनी हमला आवर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ जो मुज़ाहमत रही है, मुख्तलिफ़ औकात में, मुख्तलिफ़ टाइम में, मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ पीरियड्स में जो हीरोज़ सामने आए हैं, जिन्होंने रेजिस्टेंस की, कईयों ने अमली तौर पर एक्टिव रेजिस्टेंस की, कई ने फ़िक्री तौर पर काम किया, सोच का काम किया, क्यों नहीं पंजाब में ऐसे हीरोज़ को जगह दी जाती, बल्कि ऐसे हीरोज़ को सप्रेस कर कर पंजाब में ऐसे लोगों को क्यों हीरो बनाया जाता है, ऐसे हमला आवरों को क्यों हीरो बनाया जाता है कि जिन्होंने अपने हमलों से पंजाब को नुकसान पहुंचाया, पंजाब के उस वक्त के पूरे कंपोजिट कल्चर को, उसमें मुसलमान भी शामिल थे, हिंदू सिख भी शामिल थे, सबको नुकसान पहुंचाया। क्यों ऐसे लोगों को पंजाब में हीरो कहा जाता है और असल हीरोज़ को पंजाब में क्यों नहीं आगे लाया जाता, ये समझने और जानने की कोशिश करते हैं आज रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूअर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। 1947 से लेकर अब तक ये ख़ास तौर पर कोशिश की गई कि पंजाब में जो पंजाब के लोकल हीरोज़ रहे हैं, जो सन ऑफ सॉइल रहे हैं, यानी ऐसे लोग जिनका ताल्लुक इस धरती से रहा है, जिन्होंने इस धरती के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, उनकी कोशिश को, उनकी रेजिस्टेंस को, उनकी मुज़ाहमत को, उनकी थॉट को सामने ना आने दिया जाए, या सामने आने भी दिया जाए तो वो थॉट इस तरह की लगे कि जो स्टेट के साथ, स्टेट के नैरेटिव के साथ इंटरवीन करे। अब ऐसा क्यों है, यानी ऐसा क्यों किया गया है? क्या ये कोई किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट था कि अगर हम ऐसे लोगों को हीरो कहेंगे तो मुस्लिमनेस पर सवाल खड़ा होगा कि ये कहेंगे जी ये तो गैर मुस्लिम है, तो हमारे हीरो क्यों होने चाहिए? असल में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसे है तो फिर पोरस को हीरो क्यों नहीं माना जाता? वो पोरस जिसने अलेक्जेंडर का, सिकंदर का रास्ता रोका था, हमला रोका था 326 बीसी में, यानी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अराइवल से पहले की बात, 326 बीसी में जिस तरीके से पोरस ने, अलेक्जेंडर जो उस वक्त की पूरी मालूम दुनिया को फतह करता हुआ आ रहा था, पूरा उसको क्यों पंजाब में रेजिस्टेंस मिली? और ख़ुद वेस्टर्न ऑथर्स भी इस बात को मानते हैं कि पोरस की रेजिस्टेंस बहुत सख्त थी अलेक्जेंडर के ख़िलाफ़। क्यों नहीं फिर पोरस को हीरो माना जाता? आज भी लोग अपने बच्चों का नाम सिकंदर तो रख लेते हैं, लेकिन पोरस नाम, जिसका जो प्री इस्लाम है, जो प्री क्रिश्चियनिटी है, उसका नाम कोई भी अपने बच्चे का नाम पोरस नहीं रखता। उसके बाद अगर हम मिडीवल पीरियड की बात भी करें, मिडीवल दौर की बात भी करें, तो अब बाबा गुरु नानक, जिनका दौर 1469 से 1539 तक का है, अब इसमें गुरु नानक की जिन तालीमात को मजहबी समझा जाता है, उनको एक तरफ रखते हुए जो गुरु नानक ने अपनी थॉट में, अपने थॉट प्रोसेस, अपनी राइटिंग्स, अपने कहे हुए में एक तरह की रेजिस्टेंस की, उन्होंने बाबरनामा लिखा, जिस तरह बाबर यहाँ लूटने के लिए आ रहा है, उन्होंने उस वक्त की जो करप्शन थी उसको बेनकाब किया, उस वक्त की जो करप्ट रूलिंग एलीट थी उसके खिलाफ बात की। क्या इसमें ऐसा मुज़ाहिका है कि अगर गुरु नानक को भी हीरो मान लिया जाता? या उसके बाद अगर हम देखें तो फिर बुल्ले शाह को स्टेट ने हमेशा अपने मकसद के लिए यूज़ किया है, लेकिन जो बुल्ले शाह की अपनी अप्रोच थी, जो 1680 से ऑनवर्ड्स बुल्ले शाह ने सारा पैगाम दिया, हायरार्की को चैलेंज किया, उस वक्त की रूलिंग एलीट के थॉट को चैलेंज किया, उसको सामने नहीं आने दिया जाता। वारिस शाह जो हैं, उनकी हीर को सिर्फ वो तफरीह के तौर पर एक रखा गया है, लेकिन जो हीर का असल पैगाम है, उस पैगाम को जो वारिस शाह ने दिया नहीं देने की कोशिश की जाती कि वारिस शाह ने हीर के ज़रिए उस वक्त पंजाब की करप्ट रूलिंग एलीट को कैसे चैलेंज किया, हायरार्की को कैसे चैलेंज किया, उस वक्त का जो मुल्ला था वो क्या कर रहा था, ज़ात पात की सूरत हाल क्या थी, ये सब कुछ वारिस शाह ने चैलेंज किया। इन चीज़ों को इस तरह कोर्स में या अपने बयानिए में, नैरेटिव में सामने नहीं लाया जाता। अब बंदा सिंह बहादुर जो
18 सेंचुरी का हम करेक्टर मानते हैं उसको, यानी 1670 से लेकर 1716 तक का करेक्टर। अब ये बंदा सिंह बहादुर वो है कि जो उस वक्त की लैंडेड एलीट से टकराए, यानी उस वक्त की जो जागीरदार फ्यूडल लॉर्ड्स थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो मुसलमान थे, पहाड़ी राजे थे, उनसे वो टकराए और उन्होंने ज़मीनें बड़े जागीरदारों से लेकर आम लोगों में बांटी। उस वक्त के आम पिजेंट्री क्लास में, जिनके पास लैंड नहीं थी, उसमें तकसीम की। अब जिन लोगों को, जिन गरीब लोगों को ज़मीन मिली, उनमें मुसलमान भी थे, उनमें सिख भी थे, उनमें हिंदू भी थे। लेकिन बंदा बहादुर के बारे में, बंदा सिंह बहादुर के बारे में आज ये पाकिस्तानी पंजाब के कितने लोगों को बताया गया। कॉलोनियल पीरियड की बात करें, ब्रिटिश दौर की बात करें, तो भगत सिंह की जो स्ट्रगल रही है, भगत सिंह का जो विजनरी अप्रोच रही है, यानी भगत सिंह वो इनकलाबी लीडर था, इनकलाबी बल्कि एक फिलासफर था कि जिसने उस वक्त फोरसी किया कि अगर इंडिया आज़ाद हुआ और इंडिया के अंदर फ्यूडलिज्म ख़त्म ना किया गया, कैपिटलिज्म ख़त्म ना किया गया, रूलिंग एलीट जो मुकामी रूलिंग एलीट है, इसको ख़त्म ना किया गया, तो फिर आज़ादी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये था भगत सिंह का विजन, ये थी भगत सिंह की सोच, जिसने उस वक्त कांग्रेस पार्टी से पहले भी या किसी पार्टी से पहले ही मुकम्मल इंडिपेंडेंस की बात की थी इंडिया के। और उसके बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एक अपना विजन था वो ही भरपूर तरीके से दिया। भगत सिंह का कोई ताल्लुक किसी एक मज़हब के साथ नहीं था। भगत सिंह की आप राइटिंग्स देख लें, उसका टिल्ट किसी मज़हब के साथ नहीं था। उसके बावजूद भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह का यहाँ चौक रखने में, जो शादमान का इलाका है, यहाँ पर उस चौक का नाम भगत सिंह रखने के मामले में इतना ज़्यादा इशू शुरू हो जाता है। गंगाराम की बात की जाए तो आज के लाहौर में जो अहम स्ट्रक्चर है, यानी लाहौर के स्ट्रक्चर को बनाने में गंगाराम का बहुत अहम किरदार रहा है। लाहौर की कई इमारत बनाने में, लाहौर की डिज़ाइनिंग करने में, लाहौर को अपग्रेड करने में गंगाराम का जो करैक्टर है उसका उस तरह जिक्र नहीं होता। यहाँ पर गदरी मूवमेंट जो रही है 1914 के बाद, जो पंजाब के लोगों ने इंग्लैंड में, अमेरिका में बैठकर ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो बाकायदा एक मूवमेंट चलाने की कोशिश की, इस गदरी मूवमेंट के बारे में भी लोगों को नहीं बताया जाता। कोर्स के ज़रिए, स्टेट नैरेटिव के ज़रिए। इवन एक और करैक्टर मिडीवल पीरियड का दुल्ला भट्टी, जो सीधा अकबर से टकराया था, जिसने अकबर की टैक्सेशन पॉलिसीज़ की, अकबर की जो फौजदारी सिस्टम था उसका, अकबर जिस तरीके से ज़मींदारों, पीजेंट्री के हकूक़ को कुचलना चाह रहा था, मुकम्मल कंट्रोल करना चाह रहा था, दुल्ला भट्टी उसके ख़िलाफ़ एक मुज़ाहमत की। जो रॉबिन हुड था, जो मुग़ल जो कारवान थे उनसे उनका लूटा हुआ पैसा छीनकर आम लोगों में बांटता था, दुल्ला भट्टी को आज ज़्यादा सिर्फ एक वो फोक सॉन्ग जो होता है उसका जो है वो के तौर पर, एक बंदे के तौर पर पेश किया जाता है, ना कि ये देखा जाता है कि दुल्ला भट्टी ने किस तरीके से अकबर जैसे बादशाह की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हायरार्की को चैलेंज किया था। ये असल में मसला पाकिस्तान के बाद का नहीं है, पाकिस्तान से पहले का है। 1849 में जब ब्रिटिश ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब का कंट्रोल संभाला, तो इस कंट्रोल संभालने के बाद चूँकि बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर जो पंजाब के नौजवान हैं, पंजाब के लोग थे, इन पर भरोसा करना शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आर्मी के लिए। ख़ास तौर पर 1857 की जो दिल्ली में म्यूटनी हुई थी, जो उस वक्त के बादशाह, राजाओं, महाराजाओं, जागीरदारों ने एक नाकाम कोशिश की थी 1857 में ब्रिटिश से लड़ने की, उसको क्रश करने में ब्रिटिश ने पंजाबी आर्मी का भरपूर सपोर्ट लिया था, पंजाबियों की भरपूर सपोर्ट ली थी आर्मी के तौर पर। उसके बाद ये शौरी तौर पर ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड की पूरी कोशिश रही 1947 तक कि पंजाब को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक वो मार्शल रेस का तस्वर उभार कर सिर्फ अपने जो मिलिट्री डिज़ाइंस हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पंजाबियों का किरदार, सेकंड वर्ल्ड वॉर में पंजाबियों का किरदार, इसको खुद ब्रिटिश ऑथर्स मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। तो ये डिलिबरेट एफर्ट थी ब्रिटिश की कि यहाँ पर ना एजुकेशन को ज़्यादा फैलाया जाए, ना यहाँ पर यूनिवर्सिटी कल्चर को, कॉलेजों को, ना यहाँ पर लाइब्रेरी को, ना यहाँ पर पढ़ाई लिखाई को, ऐसे इदारों को ज़्यादा प्रमोट ना किया जाए। तो थोड़े बहुत अदारे बनाए भी जाएँ, वो सिर्फ अपने हामी जो जागीरदार तबके हैं पंजाब में उनके लिए बनाए जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ना कि तालीम को फैलाया जाए।
अंग्रेज़ों ने यहाँ पर पंजाबी ज़ुबान को भी रोका, यहाँ पर उर्दू इंग्लिश को लागू किया, ना कि मुकामी लैंग्वेज को। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि पंजाब का करैक्टर रवायती ट्रेडिशनल तौर पर रेजिस्टेंस का रहा है, मुज़ाहिमती रहा है। तो अब अगर ये अपनी ज़ुबान पढ़ेंगे, अपने असल से, अपनी जो असल सिविलाइजेशन, असल कल्चर है, इससे लिंक होंगे, तो फिर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के लिए मसाइल पैदा होंगे। और उसके बाद हुआ क्या? पाकिस्तान बनने के बाद, चूँकि तो तहरीक पाकिस्तान थी, इसमें जो आज का यूपी है, आज का मध्य प्रदेश है, जो आज का गंगनाटिक जिमनाटिक इंडिया के इलाके हैं, यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है बहुत ज़्यादा मजबूत थी। मुस्लिम लीग की थॉट बहुत ज़्यादा मजबूत थी। मुस्लिम लीग के पास पंजाब उस वक्त के, नहीं, पंजाब, केपी के, सिंध में लीडर्स बहुत कम थे। तो उन्होंने क्या किया कि बजाय इन इलाकों के कल्चर को समझने के, उन्होंने इम्पोज्ड एक तरीके का कल्चर नाफिज कर दिया। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद जो पंजाबी ब्यूरोक्रेसी थी, पंजाबी फौज थी, वो अलाइन हो गई इस पूरी थॉट के साथ। यानी जो पहले ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का एक एजेंडा था कि पंजाब में पंजाबियत को ना होने दिया जाए, पंजाब में पंजाबियत को रोका जाए, अब वो पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, पाकिस्तान के जो जागीरदार पॉलिटिशियन थे, और उसके बाद 1950s में ऑनवर्ड के बाद जिस तरह फौज का करैक्टर भी, किरदार भी पाकिस्तान की सियासत में शुरू हो गया, ये सब एक डिलिबरेट एफर्ट थी कि पंजाब में पंजाबियत की बात ना करने दी जाए। यहाँ पर जो चंद जागीरदार थे पंजाब के, मुमताज़ दौलताना, ममडोठ जैसे ऐसे लोग, ये तो ज़ाहिर बात है नाम लेते हो पंजाब का या नाम लेते हो किसी और इज़्म का, लेकिन ये असल में सिर्फ और सिर्फ पावर पॉलिटिक्स ही चाहते थे, ना कि मैस पॉलिटिक्स चाहते थे। तो ये एक ऐसा अलाइन हो गया, यानी फौज, ब्यूरोक्रेसी और करप्ट पॉलिटिशियंस का, कि जिन्होंने यहाँ के मुकामी कल्चर्स के बारे में, मुकामियत के बारे में, लोकल जो यहाँ की रेजिस्टेंस रही है सदियों की, उसको शौरी तौर पर कुचला। और इसके लिए नाम इस्तेमाल किया कि हमारे हीरोज़ तो मुसलमान हैं, यानी अब्दाली को, गौरी को, ऐसे लोगों को हीरो करार दिया गया कि जिनके हमलों ने पंजाब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। और जब पंजाब को नुकसान पहुंचाया था तो इसका मतलब यहाँ के मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचाया था। बाकी जो रहने वाले थे उनको तो पहुंचाया ही था, लेकिन मुसलमानों को भी पहुंचाया था। तो ये है असल इशू। अब इसमें पंजाब के कई ऐसे दानिश्वर हैं, ऐसे सियासी रहनुमा हैं जिन्होंने काम भी किया है। जैसे हनीफ रामी ने एक काम किया है, पंजाब का मुकदमा किताब लिख कर, और हनीफ रामी ने अपने दौर में पंजाबियत को भी उजागर करने की कोशिश की। लेकिन हनीफ रामी जैसे जो दानिश्वर थे, वो क्या गलती कर रहे थे? वो पंजाबियत को उभारने में उसके साथ साथ एंटी पख्तून या एंटी सिंधी या एंटी बलोची लाइन लेना शुरू हो गए थे। बजाय इसके कि जो पंजाबी दानिश्वर थे ऐसे, वो अलाइन करते अपने आप को पख्तून नेशनलिस्ट के साथ, बलोच नेशनलिस्ट के साथ, सिंधी नेशनलिस्ट के साथ, उन्होंने पंजाब को ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया जी कि पंजाब तो मजलूम है, ये जो पख्तून नेशनलिस्ट हैं, बलोच नेशनलिस्ट हैं, ये खाम खा बात करते हैं, पंजाब की इजारादारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इजारादारी तो पंजाब की अलीट क्लास की थी, अलीट के तबके की थी, मैसेस की तो नहीं थी। अलीट से मुराद जो पंजाब के हाई ब्यूरोक्रेट था, जो पंजाब की फौज के अंदर हाई हायरार्की थी, या जो पंजाब का जागीरदार सियासतदान था, वो लूट मार कर रहा था, ना कि पंजाब के मैसेज छोटे सूबों का इस्तेसाल कर रहे थे। तो इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा गया। सबसे बढ़कर पाकिस्तान आज जिन इलाकों पर मुश्तमिल है, यानी पंजाब, सिंध, केपी के, ये इलाकों के, इन इलाकों की जोग्राफिकल जस्टिफिकेशन तो बहुत आसान है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के इलाके हैं जो सदियों से ही अपनी एक अलग शनाख्त रखते हैं। हम शाह हुसैन पढ़ लें, कोई और पढ़ लें, तो हमें लगता है जैसे पंजाब की सदियों से दिल्ली से एक अलग शनाख्त रही है, पंजाब का सदियों से एक अलग मुकाम रहा है। पंजाब ही क्या, इंडिया के अंदर भी जो दानिश्वर हैं, जो गैर जानिबदाराना हिस्टोरियन हैं, वो इंडिया को भी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। इस चीज़ को तो अब राहुल गांधी ने भी एक्नॉलेज कर लिया है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यानी यहाँ पर जो पाकिस्तान है, इंडिया है, यहाँ पर मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ का इल्हाक है। पंजाबी, सिंधी, गुजराती, पठान, मराठी, बंगाली, यूपी, तमिल, ये मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ हैं। कुछ नेशनलिटीज़ ने इंडियन फेडरेशन बनाई, और ये जो 4 से 5 नेशनलिटीज़ हैं पंजाब की, केपी के, सिंध, बलूचिस्तान, 71 से पहले बंगाल के इलाके, इन्होंने पाकिस्तान की सूरत फेडरेशन बनाई। अब इस हकीकत को तस्लीम ना करना ये नुकसानदेह साबित हो रहा है। पाकिस्तान तो इसका नतीजा 1971 में भुगत भी चुका है। तो अब जितना
जल्द ये मुमकिन हो, यहाँ के मैसेज को, यहाँ की इंटेलिजेंसिया को ये चाहिए कि बजाय वो स्टेट नैरेटिव को ओन करने के, जो इम्पोज नैरेटिव हैं उनको ओन करने के, अपने असल से, जो यहाँ के असल लोकल हीरोज़ हैं, जो यहाँ के लोकल रेजिस्टेंस रही है, उनसे रजू करने की ज़रूरत है। लेकिन ज़ाहिर बात है ये इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा जदोजहद चाहिए, बहुत सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो ये हमने कोशिश की रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म से कि ये बात रखी जाए, ये बात समझने की कोशिश की जाए कि क्यों पंजाब में पंजाबियत को उभरने नहीं दिया गया, पंजाब में पंजाबियत को क्रश किया गया। ये एक कोशिश थी समझने की। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।